जी भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? सर बहुत-बहुत बढ़िया। आपसे बस एक बात पे बात करने आया था मैं। ये कि कल मैं न्यूज़ सुना है कि यूएनएचआरसी में ये कैंसल हो गया उइघुर का जो था ना मसला, उस पर बात करने का। तो यही सोच रहा था तो कल मेरे ख़्याल में एक बात आया कि सर मैंने जहाँ तक भी देखा है, कोई भी डिक्टेटरशिप कंट्री रही है सर, वो कहीं न कहीं कोलैप्स की है। लेकिन चाइना अब तक कोलैप्स नहीं किया है। इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? जैसे यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, जर्मनी कोलैप्स कर गया, लेकिन ये जो चाइना क्यों कोलैप्स नहीं कर रहा? बस ये समझ नहीं आ रहा। चलें आपने बल्कि एक और बात कर ही ली मेरे से, जो मैं भी करना चाह रहा था। मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा था कि मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ पीछे से ताकि शोर ना आए। रशिया की बात करनी थी कि 25 फरवरी को पुतिन जो कि एक डिक्टेटर है, उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और जो पूरी दुनिया की जमहूरियतें थी, जो डेमोक्रेसीज़ थी पूरी दुनिया की, वो डेमोक्रेसीज के साथ खड़ी हुई, वेस्ट के साथ, यूक्रेन के साथ खड़ी हुई। सिर्फ हमारे यहाँ पे एक खान साहब बैठे हुए थे, वो उसी दिन ही रूस चले गए और पुतिन के साथ हाथ मिला के तस्वीरें खिंचवा। खैर उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि उन्होंने उसी दिन हमला कर देना था, लेकिन बहरहाल उसका खमियाजा खान साहब को भुगतना पड़ा। तो ये भाई आप डेमोक्रेसी हैं, आप वेस्ट के साथ आपके ताल्लुकात हैं और आप फिर उनके साथ पुतिन जैसे डिक्टेटर के साथ बेड में घुस रहे हैं। उसी तरह एक एनोमली थी जो कि हमारे अपने मोदी जी थे। इंडिया ने कहा हमने पार्टी नहीं बनना, जो कि वेस्ट को बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने कोई धमकी-धमकी लगाई भी, लेकिन इंडिया इज़ मच पावरफुल कंट्री। और लेकिन ये एक चीज़ समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती, ठीक है आपकी वेपन्स की जो उनके साथ ट्रेड है, जिसकी वजह से आप वेपन्स लेते हैं और जिसके बाद भी मैं फ्रीज ज़कारिया को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक हाई लेवल इंडियन गवर्नमेंट में वो किसी से बात कर रहे थे कि भाई आप इनके वेपन्स के लिए आप वेस्ट से पंगा ले रहे हैं, जो कुछ उनके आर्मर्स निकले हैं, जो पुराने टैंक्स हैं, उसके अंदर एग के जो कार्टन्स होते हैं ना, वो डाले हुए हैं आर्मर्ड व्हीकल्स में। तो रूस का जो बेड़ा गर्क हो रहा है इस वक्त यूक्रेन की वॉर में, आई मीन ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का बेड़ा गर्क उनका हो रहा। ये जो येलो एरिया है, ये इन्होंने पिछले 1.5 हफ्ते में रिकवर किया है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, और उनके पास कोई हैवी आर्टिलरी नहीं है, बस थोड़ी बहुत आर्टिलरी। अब हैवी आर्टिलरी वेस्ट ने इनको देना शुरू की है और इनके कुछ तकरीबन यूक्रेन के एस्टिमेट के मुताबिक 1300 टैंक्स रूस के उन्होंने तबाह कर दिए हैं। यूएस के एस्टिमेट के मुताबिक 1000 और कुछ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है उसके मुताबिक 700 टैंक्स। आप सन एक चैनल है यूट्यूब पे, उसके ऊपर आप देखें, आपको कोई सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह छोटे छोटे ड्रोन्स के साथ वो पूरे पूरे उनके टैंक्स को उड़ा रहे हैं। और जितनी बुरे तरीके से धुलाई रूस की हो रही है, और यही हम, खैर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो जिन लोगों को सुनता था उन्हीं पे बात कर रहा था। मार्च अप्रैल में हमने कुछ वीडियोस बनाई थी मैंने, और उसमें हम यही कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह मैं ये तो कॉमन सेंस लगा रहा हूं ना, जो अभी आपने भी जो सवाल पूछा कि पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप जो है वो नाकाम होती जा रही है। अमेरिका को कोई लाख बुरा कह ले, आप जितना मर्जी उसको बुरा कह लें, एक सदर होता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, 4 या 8 साल बाद वो खत्म हो जाती है। वो अपना फुट होल्ड वहां पे नहीं रख सकती, विच मीन्स कि एक नई सोच आती है। इलेक्शंस के जरिए आपका मुआशरा बड़ी तेजी से आगे जाता है। जो 1970 का अमेरिका है वो आज का अमेरिका नहीं है, लेकिन जो 2003 का जो रूस था, आज का भी रूस वही है, क्योंकि वहां पे लीडरशिप ही वही है। और वो बंदा जो डिक्टेटर 2003 में था, 99 में आया था ये, कि 2001 में पुतिन आया था, एनीवे व्हेनेवर ही केम, 2000 नो आई थिंक ही केम इन 99। हाँ, तो ये 5 अमरीकी सदर गुजर गए और पुतिन साहब वहीं के वहीं हैं। और ये अपने शेल के अंदर, लोग डिक्टेटर्स जो हैं वो ज्यादा पीछे जाते जाते हैं। डिक्टेटर्स होते हैं वो अपने शेल के अंदर जाते रहते हैं, वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं रियलिटी के साथ। क्लिंटन था उसके पुतिन के वक्त, फिर बुश आया, ओबामा आया, ट्रंप आया और अब बाइडेन है। 5 सदर, उनकी सोच बदलती जाती है, लोग बदलते जाते हैं। चाइना में जो अभी आपने सवाल पूछा, चाइना में भी अंटिल शी जिनपिंग तक उनकी 2 टर्म की होती थी प्रेसिडेंसी।
उनकी प्रेसिडेंसी भी खत्म हो जाती थी, उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे। इवन सोवियत यूनियन के अंदर पॉलिट ब्यूरो थी, उसके अंदर ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस थे एज कंपेयर टू टुडेज रशिया। तो ये वजह होती है कि पुतिन साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वो हुक्म दे रहे हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर को, अपने जनरलों को, इंटरव्यू जाओ मेरे लिए डोनेस्क लुहांस्क का जो एरिया है वो लेके आ जाओ, हेरसोन लेके आ जाओ, ये 4 एरियाज में मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। उसको तो नहीं पता पुतिन को कि क्या हो रहा है, जमीन के लेवल पे क्या हो रहा है, सोल्जर्स का मोराल क्या है। ये फ्लॉ है डिक्टेटरशिप का। इसलिए डिक्टेटरशिप आजकल के जमाने में चल ही नहीं सकती। पहले जमाने में फिर भी चल जाती थी कि जो पुतिन ने जो इस जंग में जो किया, मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं, पुतिन ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो डॉक्ट्रिन, स्टालिन की जो डॉक्ट्रिन थी कि हमारे पास बंदे बहुत हैं, स्टालिन जब फ्रंट पे सोल्जर्स को भेजता था ना, तो पीछे एनकेवीडी के ऑफिसर्स होते थे, जो सीक्रेट पुलिस थी एनकेवीडी, जो एक स्टालिन का एक बड़ा मशहूर ऑर्डर था, नॉट वन स्टेप बैक, ऑर्डर नंबर मुझे भूल गया क्या था, तो वो एक बंदा अगर उधर से भागने की कोशिश करता था तो पीछे से एनकेवीडी के बंदे उनको गोलियां मारते थे। तो हिटलर को इसने ओवरवेल्म कर दिया था थ्रू शीयर नंबर ऑफ सोल्जर्स। लेकिन आजकल के जमाने में ये हो ही नहीं सकता। एक वो जैवलिन है, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, और वो एक ब्रिटेन ने दिया हुआ, उसी से उन्होंने उनके इतने बड़े बड़े टैंक्स उड़ा दिए। टैंक्स भी कौन से, 1960 के टैंक्स, 1970 के टैंक्स, सोवियत इरा के टैंक्स वो भेजी जा रहा है अंदर। तो और पुतिन की हरकतें बच्चों वाली हरकतें, ये लिटरली बच्चों वाली हरकतें हो रही हैं। वो जी रेफरेंडम खुद ही करवा दिया, कह दिया ये मेरा हो गया, जिससे वेस्ट जैसे डर जाएगा कि अब चूंकि ये एरिया मेरा हो गया है, तो इसलिए अगर किसी ने इसके ऊपर हमला किया तो मैं न्यूक्लियर कर दूंगा अटैक तुम पे। तो वो भी नहीं होना, सारी सी बात है, क्योंकि वेस्ट तो पीछे नहीं हट रहा, बल्कि अब उन्होंने हैवी आर्टिलरी देनी शुरू कर दी है यूक्रेनियन सोल्जर्स को, क्योंकि वेस्ट जब उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता रशिया का एरिया, तो उसको वो रुकेगा नहीं पीछे। तो ये जो ड्रामेबाजी, अब यहां पर मजा आया कि पुतिन से सारे लोग डरे हुए, यार ये कहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर ना चला दे, कोई हरकत इस तरह की ना कर दे, तो ये फिर एस्केलेट हो जाएगी वॉर। लेकिन अब यहाँ पे पता चल रहा है कि ना शी जिनपिंग चाहता है, ना अपने मोदी जी चाहते हैं। यही 2 बड़े कंट्रीज थे जिन्होंने पुतिन को सपोर्ट दी हुई थी। ऊपर ऊपर से तो न्यूट्रल थे, लेकिन नीचे से कहा था कोई बात नहीं, ओके। चाइना का तो समझ आता है, क्योंकि वो यही हरकत वो ताइवान में करना चाहता है। लेकिन इंडिया को सिर्फ उनके ये, हालांकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना एक डेमोक्रेसी है, इंडिया अगर वेस्ट से चाहेगा F-18 मांगना भी चाहेगा तो अमेरिका दे देगा, बिकॉज इंडिया को तो उन्होंने देखना चाइना के खिलाफ। तो आई डोंट नो, ये बड़ी बड़ी ग्रोस मिसकैलकुलेशन थी इंडियन गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से। लेकिन एनीवे, नो, इससे होना कुछ नहीं है, बिकॉज अब ये जो प्रेशर है पुतिन के ऊपर कि भाई अब आप न्यूक्लियर नहीं काम कर सकते, तो एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि ये जंग जो ये पुतिन की चाल ये थी, पहले कीव के ऊपर हमला करना था, वो भी नहीं हुआ। अब वो भेजे अपने सोल्जर, स्पेशल मर्सनरीज भेजे, वो भी नहीं हुए। चेचनिया के वो बंदे भेजे उसको मारने के लिए, वो भी नहीं हुआ। और अब सिर्फ ये जो 4 रीजन है डॉनबास के और नीचे हेरसोन के, उनको उनके चक्कर में अब वो भी इससे होल्ड नहीं हो पा रहे। तो इससे क्या पता चलता, इससे पता ही चलता। मुझे एक कॉमेडी वैसे याद है, ये वेस्ट में जो एंटी है ना, जो कंजर्वेटिव और ये अजीब किस्म के लोग अपने इधर भी है, इंडिया पाकिस्तान में भी थे, ओ जी वो वोक के बड़ा खिलाफ है पुतिन, ये तो प्रोनाउंस के चक्रों में पड़े हुए हैं, तो वो जंग जीत जाएगा। भैया इस तरह जंगें जीती जाती हैं। यानी वेस्ट ने इसकी कबर खोद के पुतिन को बीच में अब दफना देना। सिर्फ $66 बिलियन खर्च किए हैं अमेरिका ने, 66, जो उसकी एक साल की जीडीपी का 1% भी नहीं बनता। और जो इतना बड़ा एनिमी है उनका सो कॉल्ड, ओ जी पुतिन, रशिया बहुत बड़ी सुपर पावर, सेकंड बिगेस्ट सुपर पावर, सिर्फ उसका एक सोल्जर नहीं गया अमेरिका का, और उन्होंने उसको उड़ा के रख दिया। क्यों? यही हम आपको, मैं कहता हूं कि ये जमाने डेमोक्रेसीज के, कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट्स के हैं। ये जमाने नहीं है, ये तो अपने मोदी जी ने भी पाकिस्तान में उनको कह दिया कि ये युद्ध का जमाना नहीं है। और वाकई ये युद्ध के जमाने नहीं है। कोई कंट्री आजकल ऐसे नहीं चलता जो वॉर इकोनॉमी के ऊपर चले। आपने जी ये पुराने चक्कर होते थे कि आपने कॉन्कर किया लैंड को, वहां के रिसोर्सेज को सक किया, तो हाँ जी उस तरह हो जाएगा। ये वॉर इकोनॉमीज अब नहीं चलती। ये जितनी बड़ी इकोनॉमी आपकी
वॉर के ऊपर चल ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दुनिया में। आपको इनोवेशन करनी पड़ती है, वेल्थ क्रिएशन करनी पड़ती है। वेल्थ क्रिएशन कब्जे से नहीं होगी, इनोवेशन से होगी। तो एनीवे, तो जो आपका जो सवाल था कि चाइना के हवाले से, जो चाइना के हवाले से आपका सवाल था, देखें चाइना के ऊपर हम अक्सर बात की है कि चाइना एक एनोमली है। वो एनोमली इस तरह से है कि एक कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट है, उसके ऊपर पहले चेक्स एंड बैलेंसेस थे अप अंटिल शी जिनपिंग। अप अंटिल शी जिनपिंग कंट्री तो अथॉरिटेरियन था, लेकिन वो उसको आप टोटल डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते थे, क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट्स आते थे वो चले जाते थे, 2 टर्म्स की उन्होंने लिमिट रखी हुई थी। लेकिन अब शी जिनपिंग ने अपनी ताहयात फॉर लाइफ इसने प्रेसिडेंट बन जाना, अभी इलेक्शन होने हैं मेरा ख्याल, वही जो इनके होती है वन पार्टी सिस्टम। तो कम्युनिज्म को डिक्टेटरशिप के साथ जोड़ा गया, वो भी नहीं चल पड़ी। हिटलर की भी उसकी आंखें उसके पेट से बड़ी हो गई, जिसकी वजह से वो काम नहीं चल सका। पुतिन तो है ही एक, तो ये तो अगर वो भी मैं जो इसने जो स्पीच की थी जिसमें उसने सारों को जोड़ा, जो एनेक्सेशन की 20% यूक्रेन का, ऐसे जैसे खाला जी का घर है ना कि वहां पे 20% मुझे दे दो, जो उसने किया। अगर आप कोट उसके जो फैंसी सूट्स अगर उनके हटा देते, आपको लगना था कोई मेडिवल बादशाह जो है वो एक मेडिवल बादशाह की कोर्ट है, कोई उसके अंदर मॉडर्निटी नहीं थी। तो एनीवे, तो चाइना के अंदर जो चाइना के इक्विवेलेंट टू कांग्रेस है, उनकी इकोनॉमी का मॉडर्न जो है वो मॉडल जो है वो मिक्स विद कैपिटलिज्म है, मैड कैपिटलिज्म है। जो गवर्नमेंट है वो पहली दफा अब ये अथॉरिटेरियन, टोटल अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। तो मुझे ये पुतिन का हाल देखने के बाद मुझे अब ये लगता है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अब पुतिन की जो बेबसी है कि वो हो सकता है मरते मरते वो ये कहता हो कि यार मैं तो जा ही रहा हूँ। डिक्टेटर्स के साथ ये भी मसला होता है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं सबको साथ लेके उड़ सबको साथ लेके चला जाऊंगा, क्योंकि सारी बात है अगर ये जंग हार जाता है तो हाई चांस है कि ये डिपोज हो जाएगा, पुतिन डिपोज हो जाएगा, और फिर उसकी इसकी अपनी आवाम इसको फिर छितर मारेगी, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट होती है, वो फिर चली जाती है। उसकी कोई गलती हो भी तो वो आगे से चली जाती है, फिर उसके ऊपर बाद में जो मर्जी हो, जैसे आप अमेरिका में देखते हैं। तो शी जिनपिंग के साथ अगर शी जिनपिंग ताइवान के ऊपर हमला कर देता आज से 5-10 साल बाद, लेकिन अगर उसने करना होता तो मेरा ख्याल उन्होंने ये देखा कि ये शायद अच्छा तरीका नहीं है, बिकॉज कन्वेंशनली इनके बेड़े गर्क हैं। आप कन्वेंशनली वॉर नहीं जीत सकते, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है, अमेरिका सिंस सेकंड वर्ल्ड वॉर कॉन्स्टेंटली वॉर की हालत में है। उनकी वॉर गेमिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की है। ये पुतिन अपने बंदे भेज देता है, वो आगे से इनको मक्खियों की तरह मार रहे हैं, और इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनका इतना गंदा मोराल है। तो उसी तरह चाइना की कोई वॉर की प्रिपरेशन नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल वो ताइवान के ऊपर कोई हरकत, आई डोंट नो, जस्ट सेइंग, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो वॉर जो अब ये यूक्रेन जीतेगा, इसका दुनिया के ऊपर एक अच्छा अमल ही आएगा। खैर है भी उसका डर, लेकिन अगर ये उधर जंप मार के ताइवान के ऊपर कर देते हैं तो हु नोस कि चाइना की गवर्नमेंट भी फॉल कर सकती है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।